हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 9 साइंस का हम डिस्कस करेंगे, जिसका कोड रहेगा 086 और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर आपका 3 आवर्स का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में साथ साथ आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दी गई हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस की सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, सी में जो है 7 शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे, जो एक फिजिक्स वाले पोर्शन से होगा, एक केमिस्ट्री से और एक बायो से। सेक्शन ई में 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और इनमें और में चॉइस मिलेगी। तो और के क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। और में आप बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हो और ये सोचिए कि ये हमें नहीं करना या इनमें से नहीं करना, तो इस तरह की क्लैरिफिकेशन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ना पता हो तो जो भी आपके टीचर हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करके और तब कीजिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। करते हैं। तो पहले हिंदी मीडियम में देखिए, ग्रीष्म काल में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है तो किसके कारण ठंडा होता है? वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण या परासरण या विसरण। तो किसके कारण ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। इत्र की खुशबू कमरे में फैल जाती है, क्यों फैल जाती है, किसके कारण? तो विसरण के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन इसमें कौन सा हो जाएगा? कागज़ को काटना, लकड़ी को काटना, पीटना, लकड़ी का क्षय होना, ये क्या हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन होगा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो लीवन हुक जो है उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने की थी बच्चों? लीवन हुक ने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, पादप में निम्नलिखित में से किसमें निरंतर कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है? तो कोशिका विभाजन करने की क्षमता किसमें होती है? इनमें शिरस्थ विभजो ऊतक, इसके अंदर क्या होती है? कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। तो डी इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, किस ऊतक की कोशिकाओं में घना कोशिका द्रव्य, पतली सेलुलोज भित्ति और स्पष्ट जो है क्या होता है? केंद्रक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन दिए गए हैं, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और विभजो ऊतक। तो इसका 6 का डी आपका आंसर रहेगा, विभजो ऊतक। अब दिए गए हैं इंग्लिश मीडियम में, तो ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्दन पोट बिकम कूल, द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो जो पानी ठंडा हो जाता है वो किसके कारण? इवेपोरेशन फिनोमिना होता है। फ्रेग्रेंस स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन द रूम ऑफ ड्यू टू डिफ्यूजन। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। इसमें केमिकल चेंज कौन सा है? तो डिकेइंग ऑफ वुड जो है इसमें केमिकल चेंज रहेगा, जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है। हु डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल? तो लीवन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की कैपेसिटी किसमें होती है? एपिकल मेरिस्टेम में। सेल्स ऑफ टिश्यू हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। आइडेंटिफाई द टिश्यू। तो कौन सा टिश्यू रहेगा बेटा? वो मेरिस्टेम रहेगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि अस्थि जो है वो किसका उदाहरण है? अस्थि एक उदाहरण है। तो अस्थि किसका उदाहरण है? अस्थि कनेक्टिव टिश्यू यानी पेशीय ऊतक का उदाहरण है। तो 7th का जो है संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। बी जो है इसका आंसर रहेगा। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग समय ग्राफ का ढाल जो है त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग समय दिया गया है तो त्वरण को करेगा, दूरी समय होगा तो चाल को करेगा। उसके बाद है, किसी पिंड का मंदन निरूपित किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा, किसी पिंड का मंदन जो है, मंदन क्या होता है? त्वरण ही होता है। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी 15 मिनट में तय की गई दूरी आपको निकालनी है। तो दूरी निकालनी है, चाल दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो चाल बराबर है दूरी बटे समय, फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आपका आ जाएगा 9 किलोमीटर। इसको निकाल के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रस्साकसी के में जब दोनों टीमें रस्सी पर बल लगाती हैं लेकिन रस्सी दोनों तरफ नहीं खिसकती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या लगा होता है? उसके अंदर दोनों तरफ से जो बल है वो इक्वल बल लगाया जाता है, जिसकी वजह से बल संतुलित हो जाता है, यानी संतुलित बल के कारण। गतिशील वस्तु से टकराने की स्थिति में व्यक्ति घायल क्यों हो जाता है? तो व्यक्ति घायल हो जाता है संवेग के कारण, ठीक है। सी इसका आंसर रहेगा, संवेग के कारण जो है व्यक्ति घायल हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, एक रुकी हुई वस्तु का संवेग शून्य होता है क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो शून्य होता है। इसीलिए एक रुकी हुई वस्तु का संवेग भी शून्य होता है, क्योंकि p किसके बराबर होता है, p = mv, ठीक है ना। और अगर वेलोसिटी 0 है यानी वेग 0 है तो p भी क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन शो करेगा। नेक्स्ट देखिए, रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी एक्सप्रेस इन, रिटार्डेशन किससे होगा, मीटर/सेकंड²। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस मूविंग विद स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो 9 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन जनरली गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है तो ड्यू टू मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट जीरो क्यों होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, 0। जैसे मैंने अभी समझाया, p = mv, v0 p0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा आपका जो है अंतराफसलीकरण, मिश्रित कृषि, या क्या कहलाएगा, तो एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना मिश्रित खेती कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। कौन सी फसल जो है खरीफ फसल है, यानी वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली को फसल कौन सी रहेगी, वर्षा ऋतु में धान उगाया जाता है, सभी बच्चे जानते हैं ना, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, तो धान जो है वो खरीफ की फसल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी मधुमक्खियाँ डंक कम मारती हैं, तो मेलिफेरा जो है, मेलिफेरा जो मधुमक्खियाँ होती हैं, एपिस मेलिफेरा, वो कम डंक मारती हैं। अगला क्वेश्चन आपको बेटा विकथन और कारण का दिया गया है, इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए नया होता है। 8 तक आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। तो 9th में इसको कैसे करना होता है कि आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई होंगी, एक अभिकथन होगा, एक कारण होगा, जैसे कि हम अभी करेंगे। अगर अभिकथन और कारण, पहले तो ये देखिए कि दोनों सही हैं या नहीं हैं। अगर सही हैं और कारण जो है वो अभिकथन को की सही व्याख्या कर रहा है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। दोनों सही हैं लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं करता तो बी हो जाएगा। अभिकथन सही है, कारण गलत है तो आंसर सी हो जाएगा, और अभिकथन गलत है और कारण सही है तो आंसर डी हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपको देखना क्या है कि दोनों जो स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से कोई गलत तो नहीं है या दोनों ठीक हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, अभिकथन जो दिया गया है आपको वो दिया गया है कि एक कोशिका को जब अल्प परासरण दाबी विलयन में रखा जाता है तो उसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और आकार क्यों बढ़ जाता है, ठीक है, अभी देखते हैं। पानी का कोशिका के अंदर जाने की मात्रा आने से पानी आने की मात्रा से कम होती है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए क्या होगा, और इसका कारण भी यही बता रहा है कि उसका विलयन में रखते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है, क्योंकि पानी का कोशिका में अंदर जाने की मात्रा बाहर आने की मात्रा से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रीज़न भी ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। सेकेंड है, चीनी का पानी में मिश्रण एक समांगी मिश्रण है, तो बिल्कुल ठीक बात है। और इसके द्रव्यमान का एक समान वितरण होता है, तो एक समांगी है तभी तो उसका समान वितरण होता है, इसीलिए वो कैसा है, एक समांगी है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। दोनों ठीक भी हैं और कारण इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 से इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो फर्स्ट का आंसर आपका जो है, क्रॉप्स टुगेदर उगाई जाती हैं तो मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या रहेगा, पैडी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द हनी बी स्टिंगलेस, ठीक है, कौन सी जो हनी बी है डंक कम मारती है, ए एपिस मेलिफेरा। उसके बाद 17 से 20 आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने किया, ए सेल स्वेल्स व्हेन इट कैप इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो वो फूल जाएगी क्योंकि मोर वाटर मॉलिक्यूल एंटर इनटू द सेल देन दे लीव। ठीक है, तो ज़्यादा उसके अंदर जाएंगे कंपैरिजन में कि वो बाहर कम निकलेंगे, अंदर जो है वो ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए वो फूल जाती है। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। शुगर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, शुगर इन वाटर एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, तो बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका आंसर भी आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है, इसमें आपको देखना है, एक समान गति की वस्तु में चाल जो है स्थिर होता है, तो ठीक बात है, एक समान अगर गति कर रही है तो उसका चाल स्थिर होता है। एक समान गति केवल स्थिर त्वरण को बतलाता है, तो ऐसा नहीं है कि एक समान गति केवल स्थिर त्वरण नहीं बतलाता, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है अभिकथन दिया गया है, गीले कपड़े को जल्दी सुखाने के लिए रस्सी पर टांगने से पहले सामान्यतः कई बार छटका जाता है। तो क्यों छटका जाता है? क्योंकि छटकने से पानी की बूंदें विराम अवस्था में रहने के कारण वे कपड़े से अलग हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही बातें ठीक हैं और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आई होप अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि आप असर्शन और रीज़न यानी अभिकथन और कारण के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब इन्हीं को हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन ये हमारा क्या हो जाएगा, ये असर्शन हमारा ठीक है और लेकिन रीज़न जो है वो हमारे यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा और इसको भी आप पढ़ लेंगे जैसे मैंने अभी हिंदी मीडियम में समझाया आपको। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 से 26 तक जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है खंड ख में। तो क्वेश्चन है, हम ईथर एवं एसीटोन को ठंडी जगह पर क्यों रखते हैं? और इसमें दिया गया है साथ ही कि तापमान को सेल्सियस स्केल में आपको बदलना है। तो इसका आंसर हम देखेंगे। इंग्लिश मीडियम में जो दिया गया है, वाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेस, और दिया गया है चेंज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल 273 को और 470 केल्विन को। तो यहाँ से करेंगे। इसमें देखिए सेक्शन बी में, तो जो ईथर है उसको जो है क्यों उस पर रखा जाता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका जो क्वथनांक होता है वो बहुत कम होता है और वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। फास्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन, उसकी जो वाष्पीकरण होता है उसके अंदर वो बहुत स्पीडली होता है, ज़्यादा होता है। दूसरा, हम सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, हमारे पास जो भी टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ होता है उसमें से आप 273 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। अब इसका आंसर डिग्री सेल्सियस 470 केल्विन दे रखा है तो 273 घटा दीजिए, 197 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना है। तो अपने उत्तर के संदर्भ में कारण बताइए। मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में जलना और बर्फ का गलना। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तो ये एक केमिकल चेंज होगा, ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है, न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। लेकिन बर्फ़ का गलना ये एक फिजिकल चेंज होगा, भौतिक परिवर्तन होगा क्योंकि इसके अंदर नया पदार्थ नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, धुआं और कोहरा दोनों जो है क्या है, एरोसोल हैं और ये दोनों किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एन फिजिकल और केमिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मोक एंड फोग बोथ आर एरोसोल्स, इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट। तो ये दोनों किस प्रकार एक दूसरे से अलग रहेंगे। जो स्मोक है, इसमें क्या होगा, जो स्मोक है धुआं, और उसके अंदर जो डिस्पर्स फेज़ है, ठीक है, यानी इसके अंदर जो प्रावस्था है वो सॉलिड रहेगा और इसके अंदर डिस्पर्सिंग मीडियम वो क्या रहेगा, गैस रहेगा। जबकि जो फॉग है उसके अंदर फेज़ कैसा रहेगा, लिक्विड रहेगा, और डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो कैसा रहेगा, गैस रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें रहेगा वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग। साथ ही साथ हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस यानी जो समसूत्री विभाजन है और अर्धसूत्री विभाजन है, दोनों में क्या अंतर है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है, इट कंटेन पावरफुल एंजाइम्स, इट डाइजेस्ट डैमेज सेलुलर कंपोनेंट इन केस ऑफ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। तो इसके अंदर बहुत से पावरफुल, आप कह सकते हो शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। दूसरा, कोई भी अगर कोशिका के अंदर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस होती है, किसी भी तरह की उसके अंदर पाचन क्रियाएं जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, तो वो जो लाइसोसोम है वो फट जाता है और पाचक एंजाइम जो होते हैं वो कोशिका को क्या कर लेते हैं, पाचित कर लेते हैं। तो ये आपका हिंदी में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमें बताना है कि माइटोसिस और मियोसिस यानी में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो माइटोसिस जो है उसमें क्या होगा, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर। तो बॉडी में जो नॉर्मली रिपेयरिंग का काम होता है, जो बॉडी में वृद्धि होती है, हमारी शरीर बढ़ता है, वो माइटोसिस के कारण होता है। ठीक है,
और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो माइटोसिस में होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन मियोसिस के अंदर इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो जो गैमीट फॉर्मेशन होती है वो मियोसिस में होती है, जनन कोशिकाओं के अंदर, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो संख्या है क्रोमोसोम की वो आधी हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है परंतु औसत चाल शून्य नहीं हो सकती। व्याख्या करनी है आपको कि किसी वस्तु का औसत वेग तो जो है शून्य हो सकता है। ए ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी बट कैन नॉट हैव जीरो एवरेज स्पीड। अब इसमें हम करेंगे, देखिए जो वेग होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है विस्थापन पे यानी डिस्प्लेसमेंट पे। अगर डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, यानी जो औसत वेग है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो औसत चाल होती है एवरेज स्पीड वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जो चाल है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वो दूरी यानी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, असंतुलित बल किसे कहते हैं। असंतुलित बल की दिशा क्या होती है, ठीक है। असंतुलित बल, व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है यानी असंतुलित बल, यानी उसका जो परिमाण होता है वो अलग होता है, इक्वल नहीं होता। अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को क्या कहेंगे हम, अनबैलेंस फोर्स। एंड डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स सेम एज हाई मैग्नीट्यूड फोर्स डायरेक्शन, यानी जिस तरफ जितना ज़्यादा परिमाण होता है वही डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स की होती है। यानी मान लीजिए आप टेबल है, दोनों तरफ से दो बच्चे धक्का लगा रहे हैं तो टेबल किस तरफ जाएगी, जिस तरफ ज़्यादा बल लगेगा उस तरफ से टेबल दूसरी तरफ जाएगी, तो वही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 27 से 33 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो समुद्री जल को सैमांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में रहेगा, सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनस एज वेल एज हेट्रोजीनस मिक्सचर, एक्सप्लेन। तो इसमें होमोजीनस मिक्सचर कैसे रहेगा, देखिए समुद्री जल है तो क्या रहेगा इसमें, उसके अंदर जो सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर क्या हो जाएगा, ये एक होमोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के अंदर जो पानी है उसके अंदर अगर हम बात करें मड की भी, साथ में मड की, कीचड़ है और भी ऑर्गेनिज्म हैं, तो अब ये कैसा बन गया, अब ये हेट्रोजीनस बन गया यानी विषमांगी बन गया। क्लियर है, आई होप आपको बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है। समुद्र जल में यानी समुद्र का जो जल है, जल प्लस नमक तो समांगी है, जल प्लस नमक प्लस, या आप कह सकते हो कि जल प्लस कीचड़, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 ग्राम नमक को 100 ग्राम पानी में घोलकर विलयन तैयार किया गया। 40 ग्राम नमक को 100 ग्राम पानी में, यानी टोटल विलयन कितना हो गया, 140 हो गया, ठीक है। टोटल जो विलयन है वो कितना हो गया, 140 ग्राम हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है और ये एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो आपको यहाँ पे मास दिया गया है, विलेय का मास है 40, विलयन का जो विलायक है उसका है 100 और टोटल विलयन कितना हो गया, 140। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, प्रतिशत सांद्रता निकालनी है। तो मास ऑफ सोल्यूट, विलेय का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इनटू 100। तो विलेय कितना दिया गया है 40 और विलयन कितना है 140, तो आंसर आपका आ जाएगा 28.57। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के बीच 3 अंतर आपको बताने हैं। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी खुरदरी है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर वेसाइकल्स होते हैं और इसके अंदर टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है। SCR के अंदर टिब्यूल्स होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है, जबकि ये लिपिड बनाने में हेल्प करती है, वसा बनाने में। इसके अंदर सरफेस के ऊपर जो सतह है राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसके अंदर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए, वह निम्नलिखित ऊतक का नाम लिखिए। वह ऊतक जो मुंह के अंदर की परत और अस्तर को बनाता है, तो वो क्या होता है, शल्की एपिथीलियम।
क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर शल्की एपिथेलियम। ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है तो स्नायु हो जाएगा। और ऊतक जो पौधों में भोजन का स्थानांतरण करता है तो वो कौन होता है, फ्लोएम होता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है फ्लोएम की क्या भूमिका है, तो फ्लोएम के मुख्य घटक आपको बताने हैं। तो फ्लोएम की भूमिका क्या होती है, ये खाने को पौधों की पत्तियों से पूरे पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाता है। और मुख्य घटक क्या हो जाएंगे इसके वाहिका, वाहिनिका, ठीक है, और ये फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम रेसे और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जो है नहीं वो उसकी जाइलम की हो जाएंगी। इसमें फ्लोएम रेशे, फ्लोएम इसमें आपका चालनी कोशिकाएं और साथी कोशिकाएं, ठीक है ना, चालनी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर या आप कह सकते हो फ्लोएम रेशे या फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो ये 4 इसके घटक हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, तो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या हो जाएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम। टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन इन ह्यूमन, तो मसल्स किसको कौन जोड़ता है, टेंडॉन। एंड टिश्यू दैट ट्रांसलोकेट फूड इन फ्लोएम, फूड इन प्लांट, तो क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है, फ्लोएम। और वाटर को कौन करता है, जाइलम करता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्लोएम, नेम एंड वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम, तो आपको बताना है फ्लोएम का क्या रोल है। तो ये क्या करता है, ट्रांसलोकेट लोकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है फ्लोएम के, तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, 4 जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई मोटरबोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटरबोट जो है वो कितनी दूरी तय करती है। तो ये कंप्लीट आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए इंग्लिश में, ए मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसके अंदर आपको कैसे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक जो वेग दिया हुआ है वो 0 है, ठीक है। और एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको टाइम दे दिया तो बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि निकालना क्या है, आपको दूरी निकालनी है तो s निकालना है। इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो है इस तरह से आंसर आ जाएगा 96 मीटर। बहुत आसान है बच्चों, सॉल्व तो कर ही सकते हो आप। 8 यहाँ से 8 का स्क्वायर दिया गया है 64 हो गया, 3 2 से ये कट जाएगा 32 और आंसर कितना आ जाएगा 96। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, एक बस और एक कार एक समान वेग से जो है क्या है, गतिशील है। एक बस और एक कार दोनों एक दूसरे के आमने सामने जो है टक्कर मारते हैं और कुछ समय के बाद वो क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या होता है इसमें, आपको कारण बताना है कि कौन सी गाड़ी पर सबसे अधिक बल का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पर टक्कर मार रही हैं तो किसके ऊपर ज़्यादा बल का प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों पर ही इक्वल बराबर प्रभाव पड़ेगा, दोनों पर, क्योंकि थर्ड लॉ यही कहता है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि एक्शन रिएक्शन जो है वो सेम होते हैं, तो दोनों पर बराबर प्रभाव पड़ेगा। कौन सी गाड़ी में संवेग में परिवर्तन सबसे अधिक होगा, तो संवेग में परिवर्तन सबसे अधिक होगा किस में होगा, जो बड़ी गाड़ी है, यानी एक बस है, बस के अंदर इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा। कौन सी गाड़ी में सबसे अधिक होगा, तो बस में होगा, क्लियर। उसके बाद जो है कौन सी गाड़ी का त्वरण जो है वो अधिक होगा। अब त्वरण कौन सी गाड़ी का होगा, जिसका द्रव्यमान कम है, यानी कार में त्वरण जो है वो एक्सेलरेशन कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, अधिक होगा तो कार में ज़्यादा रहेगा, बस के अंदर त्वरण कम रहेगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, ए लार्ज ट्रक एंड कार बोथ मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, हेड ऑन हेड कॉलिजन होता है एंड बोथ देम कम टू हॉल्ट आफ्टर सम टाइम, दोनों ही विराम अवस्था में आ जाते हैं। विच व्हीकल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स, तो दोनों में कैसा फोर्स रहेगा, इक्वल फोर्स रहेगा। विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, तो ट्रक में जो है ग्रेटर चेंज होगा, किस में होगा, ट्रक में। और एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होगा, कार में एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज, भंडारण की प्रक्रिया कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं।
तो अनाज के खराब होने के लिए 2 कारक होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर, एक एबायोटिक फैक्टर, यानी जैविक और अजैविक कारक। जैविक कारक में इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, बर्ड्स ये सब आ जाएंगे। अजैविक कारक में नमी है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, तापमान, ठीक है ना, हिंदी में कन्वर्ट आप इजीली कर सकते हो इनको, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे खंड ग दिया हुआ है, 34 से 36 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें आपका रहेगा निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक बताने हैं और प्रत्येक की व्याख्या करनी है, ठीक है। इसमें इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। व्हाट इज इवेपोरेशन? व्हाट आर द 3 मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन? एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक जो है, क्वथनांक के तापमान पर न पहुँचते हुए जो पानी है, लिक्विड है, वो वेपर में यानी वाष्प में बदल जाता है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। तो फैक्टर्स कौन से होंगे? सबसे पहले सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, विंड स्पीड यानी हवा की गति, और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा? वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो भी वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। अगर नमी होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। इसलिए बारिश के दिनों में कपड़े नहीं सूखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, और में लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज दैट लिक्विड एंड गैस हैव इन कॉमन एंड व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर वाई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि लिक्विड में और इसमें इंग्लिश हिंदी मीडियम में देख लेते हैं कि द्रव और गैस के 2 समान गुणों को लिखना है और गर्मियों में हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो द्रव और गैस में क्या कॉमन है? तो दोनों में जो शेप होती है उसकी वो इंडेफिनेट है, यानी अनिश्चित शेप होती है, कोई पर्टिकुलर आकार नहीं होता, और दोनों के अंदर बहाव का गुण होता है, फ्लूइडिटी यानी बहाव का गुण होता है। और हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि एक तो कॉटन क्लोथ्स लाइट कलर के होते हैं, दूसरा उनके अंदर इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है। अगर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो कूलिंग ज़्यादा रहेगी, एंड मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और बहुत लाइट को जो है एब्जॉर्ब नहीं करते, इसीलिए हमें गर्मी कम लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच 5 अंतर लिखने हैं आपको। 5 अंतर को सारणीबद्ध आपको करना है। टैबुलेट द 5 डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से याद करके जाना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसमें देखिए प्रेजेंट प्लांट सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो उपस्थित होती है, जबकि एनिमल सेल में नहीं होती, सेल वॉल। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसकी सेल्स रिजिड होती हैं, इसमें फ्लेक्सिबल होती हैं। इसमें जो वैक्यूल्स हैं वो लार्ज होते हैं, इसके अंदर वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। एक और डिफरेंस इसमें आप लिख सकते हो, इसके अंदर केंद्रक जो होता है वो साइड में होता है, ठीक है। एनिमल सेल में केंद्रक साइड में नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बड़े वैक्यूल होते हैं ना, तो केंद्रक साइड में चला जाता है, जबकि इसमें नहीं होता। अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है अथवा में दिया गया है, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच आपको क्या बताना है? अंतर बताना है, और साथ में किन्हीं 2 कोशिका अंगों का नाम बताना है जिनमें उनकी अपनी आनुवांशिक सामग्री होती है। इनकी कोशिका में भूमिका भी बतानी है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या अंतर है? नेम एनी 2 सेल ऑर्गेनेलीज विच कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटीरियल। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होता है, एंड ऑल्सो राइट द रोल इन द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में दोनों में डिफरेंस बताना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल दोनों में होती है, जबकि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है। इट इज़ बिलो द सेल वॉल इन प्लांट सेल बट आउटर लेयर इन एनिमल सेल। तो ठीक है, ये आउटर लेयर होती है प्लांट सेल के अंदर। ये जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी सभी सब्सटेंस को अंदर बाहर नहीं आने देती प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि सेल वॉल जो है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट ही नहीं होती, और ये सेलुलोज की बनी होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर अपना जो है डीएनए होता है, आनुवांशिक मटीरियल अपना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड को सिंथेसाइज करता है। क्लियर है? तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए।
क्वेश्चन नंबर 36 है, दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है। चाल को जो है आपको 6 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है और 78 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निरूपित करना है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड को जो है आपको कन्वर्ट करना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेस में अंतर करेंगे तो डिस्टेंस क्या है, कोई भी पाथ जो हम कवर करते हैं डिस्टेंस कहलाता है, यानी दूरी। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, छोटी से छोटी दूरी, एक अंतिम बिंदु होता है और एक आरंभिक बिंदु होता है। दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये जीरो कभी नहीं हो सकती, ये जीरो कभी नहीं हो सकती, ये जीरो हो सकती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी सदिश राशि है, और ये वेक्टर, ये अदिश राशि है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। इसके अंदर नो डायरेक्शन, इसके अंदर डायरेक्शन की नीड नहीं होती, केवल परिमाण होता है, जबकि इसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, 6 मीटर को पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है मीटर, इसमें देखिए, तो इसके लिए बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो आप 18/5 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 6 गुणा में सीधा आप जो है इसको क्या करेंगे, 18/5। क्लियर है, मीटर को किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप ये करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो आप क्या करेंगे, 78 है, 78 को आप जो है 5/18 से गुणा कर दोगे। बस दोनों में उल्टा करना है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है तो 18/5 से कर देना है, और किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। वैसे नॉर्मली भी आप कर सकते हो, 3600 से गुणा कर दीजिए, 1000 से भाग कर दीजिए, आएगा वही। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति के अनुसार कोई वस्तु कुछ दूरी तो तय कर सकती है परंतु उसका विस्थापन शून्य हो। ठीक है, और एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों ही क्या हो, समान हो, तो कौन सी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, अंडर व्हाट कंडीशन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एंड येट इट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल। तो ऐसा किस केस में होगा कि अगर एक बॉडी जो है, कोई भी बॉडी है, ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाती है। ठीक है, अब यहाँ से गई, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, और उसी से वापस आ गई, तो इसमें क्या हुआ, इसमें डिस्टेंस तो कवर हुई है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और दूसरे का आंसर आपका रहेगा जब हम एक स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार जो है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर हो जाती है 10 सेकंड में, तो आपको उसका त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें इनिशियल स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे जैसे हमने अभी किया। ठीक है, किलोमीटर से उसमें करना है, और इसमें भी हमें क्या करना है, इसका भी हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। टाइम हमें दे रखा है, त्वरण निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला होगा v-u/t। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे v-u/t। तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद टाइम हमें 10 सेकंड दे रखा है, हमारा आंसर आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, वाष्पीकरण से रिलेटेड ये आपको दे रखा है, स्रोत आधारित प्रश्न है, तो इसमें 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, हम साथ ही करेंगे। वाष्पीकरण क्वथनांक से किस प्रकार अलग है। यदि गर्म चाय को एक गर्म प्लेट, चाय को कप या प्लेट में रख दिया जाए तो कौन पहले ठंडी होगी, तो किस में ठंडी होगी, प्लेट में जल्दी ठंडी होगी क्योंकि इसमें वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, और ऐसे 2 उदाहरण बताइए जहां हम वाष्पीकरण परिघटन के शीतलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में और देख लेते हैं, तो ये आपको इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, यहाँ से आप क्वेश्चन करेंगे। हाउ इवेपोरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। ठीक है, कौन ठंडा होगा, सबसे पहले किसमें ठंडी होगी, चाय। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, एंड गिव 2 एग्जाम्पल वेयर वी यूज़ इवेपोरेशन फिनोमिना। कपड़े सुखाने में करते हैं, चाय ठंडी करने में करते हैं। तो सबसे पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। इवेपोरेशन कैसे होता है, सराउंडिंग की एनर्जी लेने से होता है। और जबकि जो उबलना है, बॉइलिंग है, वो क्या होता है, उबलती चीज़ कब, पानी कब उबलता है, जब उसका टेम्परेचर कहाँ चला जाए, 100 डिग्री पर चला जाए, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है, टी जो है प्लेट में जल्दी ठंडी होगी क्योंकि उसका जो सतही क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, वो बढ़ जाता है।
उसके बाद डेफिनेशन बतानी है लेटेंट हीट की। तो लेटेंट हीट क्या होगी? दैट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इतनी हीट जो कि 1 किलोग्राम लिक्विड को किस में बदल दे? वेपर गैस में बदल दे। तो वो जो हीट चाहिए होती है दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। उसके बाद देखिए 2 एग्ज़ाम्पल बताने हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम कपड़े सुखाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पानी, घड़े में पानी ठंडा करते हैं, कूलर में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, बोन के बारे में बताया गया है। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है। तो इसमें आएगा क्वेश्चन ये है विच टिश्यू, तो यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा। कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या है, ये सब दे रखा है। हिंदी मीडियम में देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये देखिए कौन सा उत्तक पेशी को अस्थि से जोड़ता है? उत्तक पेशी को अस्थि से जोड़ता है। और उसके बाद है हमारे शरीर में उपास्थि जो है कहाँ उपस्थित होती है? ऐसे 2 गुणों के नाम बताइए जो संयोजी उत्तक को एपिथेलियल उत्तक से अलग करते हैं। और रक्त के विभिन्न घटकों के नाम बताने हैं। तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा? टेंडन हो जाएगा। दूसरे में ज्वाइंट ऑफ बोन्स इन नोज ईयर में क्या होता है? ज्वाइंट ऑफ बोन्स होते हैं, वहाँ पे हमारी कार्टिलेज होता है, उपास्थि होती है। कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल, तो कनेक्टिव जो है इसमें क्या होगा? वाइडली स्पेस्ड होता है, ये टाइटली पैक्ड होता है। क्लियर? ये हमारी बॉडी को पूरी को प्रोटेक्ट करता है और ये हमारे ऑर्गन्स को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ब्लड के कंपोनेंट बताने हैं, तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मैट्रिक्स, ये सब आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर यू कैन से। तो ठीक है, तो इसमें देखिए गति का दूसरा नियम, बल्कि इसमें आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा। बताना है बल जो है वो अदिश राशि है सदिश राशि है? तो बल एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। गति के दूसरे नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? और ऐसा ही मात्रक बताना है। ऐसी 2 घटनाएं बताइए जिन्हें गति के दूसरे नियम की मदद के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। और गति का पहला नियम, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में और देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, तो यहाँ से पढ़ लेंगे। फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, विच क्वांटिटी वी फाइंड बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। गिव टू सिचुएशन विच कैन बी इजीली एक्सप्लेन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपको बताना है। सबसे पहले करेंगे जो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी की अब एक डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स जो है वो कैसी यूनिट है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? फोर्स की एसआई यूनिट होगी न्यूटन। उसके बाद है इसकी एप्लीकेशन क्या है सेकंड लॉ की? तो जो जब क्रिकेटर के पास बॉल आती है तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, तो ये आ जाएगा। पुशिंग अ कार और अ ट्रक जो है उसको धक्का देना, ये भी सेकंड का हो जाएगा। और फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो सभी बच्चे जानते हैं जड़त्व का नियम, जब तक कोई वस्तु पर हम बल नहीं लगाते वो तब तक अपनी विराम अवस्था में या अपनी गति की अवस्था में बनी रहेगी, उसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन हो जाएगी। तो बच्चों आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवेपोरेशन वाला क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, अब की बार भी 100% आ सकता है, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चे सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करके जाएंगे। इसके अलावा मैंने जो सैम्पल पेपर हैं 2 और डाले हुए हैं, अगर आप तीनों सैम्पल पेपर अच्छे से करके जाते हो तो आपका पेपर 100% बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।